कल 3 लिख गए थे ना। पहला लिखा था हमने कौन सा, कंठ से बोले जाने वाले लिखे थे, जिसमें कौन कौन से आ रहे थे आपके कंठ से बोले जाने वाले, आकुह विसर्जनीय नाम कंठा, और तालु से आ रहे थे, हाँ तालु हो गया था, और क्या हो गया था आपका, मूर्धा हो गया था। अब क्या बचा है, ऋतुषा नाम मूर्धा, ऋतुलशा नाम दंता। अब दंता बचा है आपका, दंत से बोले जाने वाले, ठीक है, दंत मतलब दांत से बोले जाने वाले, उसी के आगे ही लिख लीजिएगा। ओष्ठ से आने वाले में क्या है आपका, छोटा ऊ, बड़ा ऊ कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से। आ, हा, बा, हा और मा, इतने वर्ण आपके कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। और ये जो लास्ट में लिखा उपद मानी, इसका साइन, ये आपका ऐसा साइन बनता है, आपके संस्कृत में ही उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर आपके हिंदी में भी होता है, तो इसका इस तरह से साइन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उपदमानीय बोलते हैं। जैसे हम लोग विसर्ग, दो बिंदियों को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ऐसे इस तरह के साइन को उपदमानी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें कहाँ से बोली जाती हैं, हमारे ओष्ठ से बोली जाती है। हो गया।
क्या लिखा हुआ है? दंत और ओष्ठ। वो जो वा वकील होता है ना, वा किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से मिलकर बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? वकारो दंतोष्ठा। मतलब कि वा किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से मिलाकर। ठीक है। ये उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। हो गया? फेयर अच्छे से बनाते जाइएगा, रफ में ना लिख लिख के सब वो कर देना, बार बार नहीं कोई चीज पढ़ी जाती। नहीं, कुछ लोग रफ में लिखने वाले, उनको बता रही हूँ। हो गया? ठीक है। अब आगे लिखते हैं। हटा दें इसको? हम्म, एक सेकंड रुको, लिखवा ही रहे हैं, वही लिखने जा रहे थे हम। देखो क्या लिखा हुआ, कंठ और तालु से क्या बोला जाता है? ए और ए। इसका सूत्र क्या है आपके? ए दैतो कंठ तालु। ए मतलब ए दैतो मतलब ए और ए कहाँ से बोले जा रहे हैं? कंठ और तालु से। ओ दैतो कंठोष्ठा, ओ और आओ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। दोनों लिख लिए, जैसे याद हो वैसे याद कर लेना, ये अपने सूत्र से भी लिखे हुए।
हाँ, नाक से। हाँ, ये पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर को अगर संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, पंचम प्लस अक्षर, अलग अलग होगा ना। तो 5 अक्षर नहीं, हर वर्ग का 5वां अक्षर। जैसे हम लोग पढ़ते ना, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो ये जो लास्ट में हर वर्ग के आ रहे हैं 5वें अक्षर, वो सारे 5वें अक्षर कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, मतलब नाक से बोले जाते हैं। हर वर्ग का 5वां अक्षर कहलाएगा पंचमाक्षर। तो हर वर्ग कितने वर्ग है, 5 वर्ग हैं, तो 5 ही अक्षर होंगे लास्ट वाले। नासिका, बड़ा का लिखूं, हो गया। तो सबसे पहले कौन सा, कंठ से बोले जाने वाले कौन से हैं, उसमें है आपका अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अकु का मतलब है छोटा आ बड़ा आ, कु का मतलब का वर्ग पूरा, और हा और विसर्ग, इतनी चीजें कहाँ से बोली जाती हैं, कंठ से। इसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था, इचु यशा नाम तालु, मतलब छोटी ई बड़ी ई, चा वर्ग, इसके बाद या, और इसके बाद सीटी वाला सा। हमें सा में याद रखना है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका सीटी वाला, सरौते वाला किससे बोलते हैं, खटकोड़ वाला किससे बोलते हैं, तीनों अलग अलग है। तो जो आपका तालु से बोला जाता है वो कौन सा सा है आपका, सीटी वाला सा। इचु यशा नाम तालु में ये वाला सा आता है। इसके बाद हमने तीसरा कौन सा देखा है, मूर्धा से, ऋतु रशा नाम मूर्धा, इसे आ जाएगा ऋषि, टू से आ जाएगा टा वर्ग पूरा, और रारथ आ जाएगा ऋतु रशा, और सा आ रहा है तो उसमें खटकोड़ वाला सा है उसमें, तो वो वाला खटकोड़ वाला सा किससे बोला जाएगा, मूर्धा से। इतनी चीजें हमारी मूर्धा से बोली जाएंगी। इसके बाद तीसरा कौन सा पढ़ा, चौथा, ऋतु लशा नाम दंता, अभी लिखा था ना ऊपर, ऋतु लशा नाम दंता, इसमें क्या है, ली है, ये ली जो है आपकी, मैंने बताया था इसमें हिंदी में उपयोग नहीं है, किसमें है, संस्कृत में है ये ली का। इसके बाद क्या है, इसमें ता वर्ग दिया है पूरा, कौन सा, ता था दा धा ना। इसके बाद ला दी का, ला भी किससे बोला जाता है, दांत से। और ये सरौते वाला जो सा है ये किससे बोला जाता है, दंत से, मतलब दांतों से, इसीलिए बोलते हैं दंती सा कौन सा है, तालव्य सा कौन सा है, तो चीटी वाला सा कैसा ताला है, तालव्य। मूर्धन्य सा कौन सा है, खटकोड़ वाला सा, खटकोड़ वाला सा मूर्धन्य सा है, मतलब मूर्धा से बोलते हैं। सीटी वाला सा तालव्य सा बोलते हैं क्योंकि वो तालु से बोला जाता है। और आपका दंती सा किसे बोलते हैं, सरौते वाले सा को, जिसको दांत से बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है ओष्ठ, ओष्ठ का क्या है, उपु उपद मानिया नाम ओष्ठा, मतलब छोटा उ बड़ा उ, ओष्ठ से बोलते हैं। पा फा बा भा मा, ये किससे बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। और उपद मानी जो साइन है वो भी किससे बोला जाता है, हमारा ओष्ठ से। उसके बाद लास्ट में लिखा है एक कौन सा, वा, वा वकील जो है ये किससे बोला जाता है, दंत और ओष्ठ दो से मिलकर, दो उच्चारण स्थानों को मिलाकर बोलते हैं किसको, वा को, ठीक है। तो इसका क्या है, वकारो दंतोष्ठा। इसके बाद क्या पढ़ा, कंठ और तालु से कौन सा बोलते हैं, ए और ए, कंठ तालु से इसका है ए दैतो कंठ तालु। इसके बाद है ओ दैतो कंठ ओष्ठा, ओ और औ किससे बोलते हैं, कंठ और ओष्ठ से मिलकर। इसके बाद है यमंग गणना नाम नासिका, ये बोलते हैं जो आपके पांचों वर्ग हमने लिखे हैं, काखा गागा अंगा चाचा जाजा इया, तो जो लास्ट वाले हैं आपके, अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है, मा है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, हमारे नाक से। तो इसमें से आपके, जैसे हमने पहले लिखे हैं ना, कि जो यहाँ पर देखा होगा आपने, माँ लिखा है लास्ट में, और ये माँ किससे बोला जा रहा है, ओष्ठ से।
और यहाँ पर भी हमने लिखा है कि माँ किससे बोला जा रहा है, नासिका से, दोनों जगह लिखा है ना। इसी तरह हर उसमें लिखा है कि जब हम कंठ वाला पढ़ रहे थे तो कंठ वाले में क्या लिखा था, का खा गा घा अंगा, अंगा तक किससे बोले जा रहे थे, कंठ से बोले जा रहे, और अंगा इसमें भी दिया है, चा छा जा जा इया, उसमें भी इया आ रहा था और इसमें भी आ रहा है। तो हमें इसमें ये देखना है कि जब कभी आपसे ये पूछेगा, जब आपसे सिंगल ये पूछ लेगा कि अंगा कहाँ से बोला जाता है, तब हम बताएंगे क्या, नासिका बताएंगे। और जब अगर ये पूछ लेगा ये कहाँ से बोले जाते हैं, तब क्या बताओगे, तब बताएंगे हम कंठ से। और अगर सीधे ये दे दिए कि का वर्ग किससे बोला जाता है पूरा, तो कंठ से। मतलब कहने का ये है कि ये जो पांचों आपके वर्ण दिए हैं, ये पांचों अगर सिंगल पूछे जा रहे हैं आपसे कि इया कहाँ से बोलते हैं, तो हम नासिका बताएंगे, अड़ा कहाँ से बोलते हैं तो नासिका बताएंगे, माँ कहाँ से बोलते हैं तो नासिका बताएंगे। लेकिन अगर इस माँ के साथ उसी वर्ग का, जैसे पा फा बाभा माँ होता है, अगर दे दिया जाए फा और माँ, ये कहाँ से बोला जाता है, तब हम क्या बताएंगे, ओष्ठ बताएंगे। ओष्ठ से बोलते हैं ना, उपदमानीय नाम ओष्ठा, तो पा फा बा भा मा, तो उसमें फा भी आ रहा है और माँ भी आ रहा है, तब हम क्या बताएंगे, उसको ओष्ठ बताएंगे। ये हमें याद रखना है कि जब भी सिंगल पूछेगा इन पांचों वर्णों को, तो इनको हमें क्या बताना है कि नासिका से बोले जाते हैं। और जब ये वर्ण किसी और के साथ लगकर पूछे जाएंगे तो उसी वर्ग के अनुसार बताएंगे जिस वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। जैसे आपका इया है तो चा छा जा जा इया होता है, अगर सिंगल इया पूछेगा कि इया कहाँ से बोला जाता है, तो क्या बताएंगे, नासिका। अगर पूछ ले कि छा और इया कहाँ से बोले जाते हैं, तब क्या बताएंगे, तालु से, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, मतलब जब वर्ग के साथ पूछेगा तो हमें वही वर्ग का बताना है, और जब सिंगल पूछेगा तो हमें क्या बताना है, नासिका बताना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, जो आपका क्या था, उच्चारण स्थान था। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आपके जैसे उच्छिष्ट व्यंजन कौन से, अंतस्थिक कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं, और ये जो आपके काका गागा है, ये आपके बोले कहाँ से जाते हैं। उच्चारण स्थान हमारे कौन कौन से हैं, कंठ है, तालु है, इसके बाद मूर्धा है, और दंत है, ओष्ठ है। इतने ही आपके क्या है, उच्चारण स्थान है। इन्हीं उच्चारण स्थानों के सहारे पूरी वर्णमाला को बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें से एक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लिखवाना पड़ेगा क्या कि यदि केवल पंचमाक्षर दिया हो, याद रहेगा कि नोट में लिखवा दे ये चीज, क्योंकि कंफ्यूजन मत करिए कि वहां भी माँ लिखा है यहाँ भी माँ लिखा है, तो हम कौन सा लगाएं, याद रहेगा, ठीक है। मतलब सिंगल अगर दिया है तो हमें क्या लगाना है, नासिका लगाना है, और साथ में किसी के दिया है तो क्या लगाना है, उसी वर्ग का लगाना है, ठीक। चलो इसके आगे डालो, या कामा वा को अर्धस्वर कहा जाता है, या कौमा वा को अर्धस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रा को प्रकंपित, कौमा लुंठित, या कंपन जात,
कहा जाता है? मैंने आपसे बताया था रा जब बोलते हैं तो पीछे, जैसे रा बोलो आप, रा, रा बोलने पर क्या हो रहा है? पीछे से आगे से नहीं, जीभ कैसे हो रही है? उसी जगह स्थिर है क्या? क्या ऊपर की ओर जा रही है ना? और अगर आप स्पष्ट रूप से बोलोगे शुद्ध उच्चारण में रा, तो आपकी जीभ जो है वो ऊपर की ओर ऐसे मुड़ती है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या? लुंठित मतलब होता है आपकी, जो मैंने लिखा है लुंठित, प्रकंपित और कंपन जात, इसका मतलब है आपके जीभ का ऊपर की ओर मुड़ना। इस वजह से रा को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं, प्रकंपित कहते हैं और क्या कहते हैं? कंपन जात कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? ऊपर की ओर मुड़ जाती है, ये इस शब्द को बोलने पर, रा को बोलने पर। इसके आगे लिख लेना, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हो गया? पार्श्विक का मतलब क्या होता है? जो जीभ के अगल बगल का भाग होता है उसको पार्श्विक कहते हैं। जो ला वर्ण है आपका, ये जीभ के अगल बगल के भाग से बोला जाता है, इस वजह से इस ला को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये पॉइंट से ऐसे सीधे सीधे पूछता है कि कंपन जात किसको कहा जाता है, लुंठित किसको कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो ये ऐसे याद रखने, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हिंदी में हिंदी में दो अमानक वर्ण है, जिन्हें, हिंदी में दो अमानक वर्ण है झा और भा, जिन्हें पहले अब हम लोग लिखते हैं झा लिखते हैं और भा लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं ना? पहले क्या था? प्राचीन पुस्तकें भी आप देखोगे तो उसमें आपको झा इस तरह लिखा मिलेगा और भा इस तरह लिखा मिलेगा। तो पहले अमानक वर्ण का मतलब है कि पहले थे, अब नहीं उनका यूज होता है, अब मान्य नहीं है, ये अमानक हो चुके हैं, अमान्य हो चुके हैं। तो वो वर्ण कौन से हैं हमारे? झा और भा, दो वर्ण ऐसे हैं जो पहले इस तरह बनते थे, अब ऐसे बनने लगे। नहीं, उच्चारण वही है, सिर्फ लिखने का तरीका। झा कहाँ से बोलते हैं बताओ? और भा कहाँ से बोलते हैं? ये भा कहाँ से बोला जाता है, उच्चारण स्थान?
ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हा को ऊष्म संघर्षी कॉमा काकल्य वर्ण आदि नामों से जाना जाता है। सघोष लिखा हुआ। हो गया, आप हेडिंग डाल लीजिए। प्राण वायु या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इस आधार पर दो भेद होते हैं। नंबर एक, अल्प प्राण, और नंबर दो, महाप्राण। हो गया। या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। उच्चारण प्रयत्न का मतलब है कि हमको जिस वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगे या ज्यादा समय लगे, या उच्चारण करने में जैसी कम वायु निकले या ज्यादा वायु निकले, उस आधार पर विभाजन किया गया है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की डिफिनीशन क्या होगी कि जिस वर्ण को बोलने पर, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने पर हमारे मुख से कम मात्रा में वायु निकले, वो हमारे क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण, और जिससे ज्यादा निकले वो महाप्राण। जैसे हम कोई कोई वर्ण बोलते हैं तो वो धीरे से बोल देते हैं, तो वो क्या होता है, स्पष्ट निकलता है, और किसी किसी को तेज आवाज से बोला, जैसे हमने बोला हा, तो हा में क्या हो रही है, वायु ज्यादा निकल रही है, ठीक है। जैसे हमने बोला का, तो का क्या है, अल्प मात्रा में वायु आ रही। तो जिस भी वर्ण को बोलने पर कम वायु बाहर आएगी तो अल्प प्राण, और जिसको बोलने पर ज्यादा आएगी उसको महाप्राण। तो इस आधार पर जो हमारे 5 वर्ग हमने किए थे, काखा गागा चाचा जाजा, तो उस आधार पर हर वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ये क्या होते हैं, महाप्राण। कैसे, जैसे हमने लिखा पहला कोई वर्ग लिखा, कौन सा, का वर्ग लिखा। अब का वर्ग में कौन कौन से वर्ण, का, खा, गा, घा,
और अंगा, इतने वर्ड होते हैं। अब इसमें क्या बोला, अल्प प्राण कौन कौन से हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे क्या हैं, और कौन कौन से बचे, दूसरा और चौथा, ये हमारे क्या है, महाप्राण। ठीक है, अब इनको बोल के भी जैसे देखो तो समझ में आ जाएगा अंतर आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण। का बोलेंगे, अब बोलेंगे खा, तो खा में थोड़ा ज्यादा मात्रा में निकल रही, अल्प मात्रा से ज्यादा निकल रही है कि नहीं निकल रही। इसके बाद बोलेंगे गा, फिर क्या बोला घा, घा के बाद अंगा। तो ये क्या है आपका पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। और दूसरा और चौथा क्या कहलाते हैं, आपके महाप्राण। तो जितने भी वर्ग हैं आपके, जो हमने वर्ग लिखे हैं पूरे, जैसे का वर्ग है, इसके बाद कौन सा है, चा वर्ग, चा वर्ग के बाद कौन सा है, इसके बाद, और इसके बाद पावर, इतने वर्ग है ना। तो इन वर्गों में हमें बताना है हर वर्ग का, ऐसा नहीं कि सिर्फ का वर्ग का, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा, अल्प प्राण होगा, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण होगा। जैसे इसमें कौन कौन से होंगे अल्प प्राण में, चा, छा, जा, झा, इया, इतने हैं। अब अल्प प्राण कौन कौन सा होगा, पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब चा होगा, जा होगा और इया होगा। और महाप्राण कौन से होंगे, छा होगा और झा होगा। इसी तरह जब टा में करेंगे तो क्या करेंगे, टा, ठा, डा, इसमें कौन कौन सा होगा, टा होगा, ठीक है, टा, डा और आड़ा। और महाप्राण कौन से होंगे, ठा और ढा। इसके बाद टावर में ऐसे सारे कर लोगे ना, तो सब में ऐसे ही आपको क्या करना, अल्प प्राण और महाप्राण है, हमें यही पहचानना है। अल्प प्राण, प्राण का मतलब जितनी हमारी ताकत निकले, तो अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, और महा का मतलब ज्यादा। तो अल्प प्राण में हमारे आएंगे पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में आएंगे दूसरा और चौथा हर वर्ग का। ठीक है, तो ये पॉइंट में लिख लो, लिख लो उसी का, दोनों नाम डाल दिए, लिखो। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग किससे तो समझ जाओगे ना कौन सा वर्ग, यही जो पांचों वर्ग हमने लिखे स्पर्श व्यंजन के, वही वाले। प्रत्येक वर्ग का पहला, कॉमा तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, कॉमा तीसरा, कॉमा पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, दूसरा, कॉमा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, कॉमा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। हाँ, इस तरह से ऐसे टेबल बनानी है, और उसमें अल्प प्राण इधर लिखने हैं, महाप्राण इधर लिखने हैं। खुद से लिख डालो कि बन लिखवाना पड़ेगा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये हमें अल्प प्राण में लिखने हैं, और महाप्राण में लिखने दूसरा और चौथा।
तुरंत जी बोले, लिखना नहीं चाहते हो हैं? ऐसे ही लिखा है। अच्छा, इसी में ही आगे लिख लो, जो आपके अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़े ना, या, रा, ला, वा, तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं अल्प प्राण में। उसी के नीचे ही लिख लो अंतस्थ व्यंजन। और आपके जो महाप्राण में आते हैं, तो ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण अल्पप्राण में आएंगे और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आने वाले महाप्राण में आएंगे। अंतस्थ और ऊष्म में हमने परिभाषा भी यही लिखी थी ना, कि जिसमें क्या लगे, कम समय लगे, वो अंतस्थ होते, जिसमें ज्यादा समय लगे वो ऊष्म में आते हैं। और यही चीज अल्पप्राण और महाप्राण में भी। के बाद वर्णमाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक, कल पूरा अच्छे से रिवीजन करके आएगा। कल मैं इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस वाले, वो कल पूछूंगी। ठीक है,